अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। हम जैसा कि बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस पे बहुत से लेक्चर्स में बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बैंकिंग का स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बैंकर्स एंड कस्टमर्स, सिमिलरली फंक्शंस ऑफ बैंकर, डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, करंट, सेविंग और टर्म डिपॉजिट और उनके इश्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज एंड प्रैक्टिसेस इन हैंडलिंग अकाउंट्स। ये टॉपिक बेसिकली हम इसमें प्रॉब्लम्स इन इंडिविजुअल अकाउंट डिस्कस करेंगे, जैसा कि किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है, सर्वाइवरशिप अकाउंट, डेथ होने के बाद वो अकाउंट किसको बिलोंग करेगा, तो उसको हम सर्वाइवर कहते हैं, सर्वाइवर अकाउंट के बारे में, और बैंकरप्सी ऑफ अकाउंट होल्डर के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स इन पर्सनल अकाउंट में पहला हेडिंग को, दैट इज़ डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट होल्डर और अ जॉइंट अकाउंट कस्टमर। सो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर लें कि जॉइंट अकाउंट है क्या। जॉइंट अकाउंट से मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के एक ही अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। सो अगर मैं अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, सो दैट मीन्स आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई अकाउंट एंड I'll be the one who is giving instructions to the bank that what and how to operate my account. For example, चेक मेरे नाम पे, मैं ही उसको साइन करूँगा, मैं ही बैंक को इंस्ट्रक्शंस दूँगा, मैं ही उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन या किसी भी हवाले से अगर मुझे बैंक के साथ डीलिंग करनी है, सो आई विल बी डीलिंग ऑल दोज थिंग्स इंडिविजुअली. बट व्हेन I open an account with, let's say, my 5 partners, अगर मैं किसी बिजनेस अकाउंट की बात करूं, या मैं अपना मैं वाइफ, इस तरह कोई दो अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, दो से ज़्यादा लोग मिल के अकाउंट ओपन करवाते हैं, सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग जॉइंट अकाउंट. सो सबसे पहले बात करते हैं डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट कस्टमर. So number one, keep that in mind. Payment cannot be made upon notice of customer's death. So that means अगर एक बैंकर को ये बात पता चल जाती है, उसको नोटिस मिल जाता है, उसको इन्फॉर्मेशन रिटर्न पहुंच जाती है that a customer who had opened a joint account is deceased, उसकी डेथ हो चुकी है, so उस अकाउंट में तमाम डेबिट ट्रांजैक्शंस रोक दी जाएंगी. डेबिट ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब ये है कि उस अकाउंट में तमाम विड्रॉल्स रोक दिए जाएंगे. जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी कस्टमर बैंक में पैसा जमा करवाता है, तो वो बैंक अपने बुक में क्रेडिट के तौर पे लिखता है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, और बैंक इन फ्यूचर उसको वापस करेगा. सो वो क्रेडिट बैलेंस के तौर पे शो हो रहा होता है. या अगर मैं इसको कहूँ कि मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं, तो बैंक ने उसको क्रेडिट कर दिया है, मुझे क्रेडिट कर दिया है. और जब मैं बात करता हूँ कि बैंक डेबिट ट्रांजैक्शन रोक देगा, सो इसका मतलब है कि बैंक मेरे अकाउंट से कोई भी विड्रॉल रोक देगा. सो यहाँ पे जब हम डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, सो कोई भी पेमेंट नहीं की जा सकती अगर बैंक को ये नोटिस मिल जाता है कि किसी भी जॉइंट अकाउंट होल्डर या कस्टमर की डेथ हो गई है. द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर, द बैंकर मस्ट कंफर्म द नोटिस. सो दैट मीन्स दैट इंफॉर्मेशन और दैट रिटर्न रिक्वेस्ट और द नोटिस, वट एवर इट इज़, इट शुड बी कन्फर्म्ड. ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको कोई भी बंदा आके कहता है कि जिस बंदे की तो डेथ हो गई. सो बैंकर कैन नॉट रिलाई ऑन rumors and the banker cannot rely on verbal information only. It must have a certain notice in writing or a pure information on which the bank can rely. So अगर तो वो reliable information है, तो कस्टमर के अकाउंट में फर्दर कोई ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकती है. दैट मीन्स आप जितना मर्जी कोई डिपॉजिट करवा रहा है या पैसे आ रहे हैं, सो बैंकर को इस पर कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन डेबिट ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी और डेबिट ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाएगा. सो नोटिस की जहाँ पे मैंने अभी आपको बात की, या र्यूमर विल नॉट बी सफिशेंट. हाँ, जैसे अगर कोई नोटिस आया है, कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि कोई न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन आई है, सो न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन को भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है टूवर्ड्स
दिस डेथ ऑफ अ जॉइंट अकाउंट होल्डर. सो अगर ऐसा कोई नोटिस है या ऐसी कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसे सिनेरियो में बैंक तमाम डेबिट ट्रांजेक्शन्स रोक देगा. सो देन आफ्टर कंफर्मेशन ऑल विड्रॉल ट्रांजेक्शन्स वुड बी स्टॉप्ड, जैसा मैंने आपको बताया, एंड अकाउंट टू बी मार्क्ड एज डिजीज्ड अकाउंट. सो दैट मीन्स उसके ऊपर एक टैग लग जाएगा, एक लेबल लग जाएगा, एक उसकी पहचान क्या बन जाएगी, दैट दिस अकाउंट बिलोंग्स टू अ डिजीज्ड अकाउंट. सो दैट मीन्स इसमें इसमें अब मज़ीद कोई डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी, डिजीज्ड मार्क कर दिया गया ना. डिजीज्ड के बाद फिर एक उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या डिजीज्ड के बाद एक पूरा सेटअप है. दैट सेटअप टू फॉलो इज कि कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ये पैसा जो अगर उसके अकाउंट में मौजूद है तो वो कैसे हैंडल किया जाएगा. नाउ देयर आर टू सिचुएशंस. अगर तो वो ट्रांजैक्शन, अगर तो वो सिचुएशन, या अगर तो वो पैसा 1 लाख या उससे कम है, देन इट इज़ एज्यूम्ड दैट इट इज़ अ माइनर और इट इज़ नेग्लिजिबल तो नहीं कहना चाहिए, ये मतलब एक स्मॉल अमाउंट है 1 लाख या उससे कम. सो 1 लाख या उससे कम तक के अमाउंट फैमिली मेम्बर में एक इंडेमनिटी साइन करवा के, इंडेमनिटी मतलब एक बॉन्ड है, श्योरिटी है, एक लीगल पेपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर इंडेमनिटी साइन करवा ली कि जी ये हम ही इस अकाउंट को बिलोंग करते हैं, हम ही सर्वाइवर हैं, हमारे पास ही पैसे आने हैं, या हम ही इसकी इनहेरिटेंस है. सो बैंक एक इंडेमनिटी की बेस के ऊपर वो 1 लाख रुपया लीगल हेयर्स को दे सकता है. लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन 1 लाख से ज़्यादा है, सो ऐसी सूरत में कोई इंडेमनिटी या बॉन्ड नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी सूरत में कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट. कोर्ट के ऑर्डर्स, या फिर जैसे हमारे पाकिस्तान में नादरा इज़ एन ऑफिशियल अथॉरिटी. सो एक ऑफिशियली सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जिसमें वरासत में जैसे कोई हक या प्रॉपर्टी या एसेट्स डिवाइड किए जाते हैं, वैसे ही बैंक बैलेंस पे डिवाइड होगा. सो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर ये सारी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की जाएंगी. इन दैट केस व्हेन द क्रेडिट बैलेंस एक्सीड्स ₹1 लाख, और अगर वो 1 लाख से कम है तो वो इंडेमनिटी की सूरत में ही दे दिया जाएगा. हाउएवर ऑल द केसेस ऑफ पेमेंट्स टू द लीगल हेयर्स शुड बी रेफर्ड टू द जोनल और हेड ऑफिस फॉर स्क्रूटनी एंड प्रायर अप्रूवल. दैट मीन्स कि एक जब भी कोई डिजीज्ड अकाउंट हो जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात आती है, या किसी लीगल हेयर्स को पैसे देने की बात आती है, तो ये सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस होगी. अ ब्रांच इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू डू ट्रांजैक्शन ऑफ अ डिजीज्ड अकाउंट. सो ये ट्रांजैक्शन है वो एक सीनियर हायरार्की या सीनियर अथॉरिटी या हेड ऑफिस या जोनल ऑफिस के थ्रू परफॉर्म की जाएंगी. नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पर्सनल अकाउंट्स में आ सकती है, दैट इज़ लुनेसी ऑफ द कस्टमर. लुनेसी ऑफ द कस्टमर का मतलब यह है दैट अ पर्सन हैज़ गॉन अनसाउंड माइंड, या वो अपने होशो हवास में नहीं है, या वो उसकी मेंटल एबिलिटी नहीं रही कि वो किसी भी तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके, या वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए अपने होशो हवास में नहीं है, सैनिटी में नहीं है, साउंड माइंड नहीं है. सो ऐसी सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. एज पर लॉ अ पर्सन हु इज़ नॉट इन सैनिटी और अ पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट. ही इज़ बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, irrespective it's a banking contract or it's a contractual financial contract. A lunatic person is not able or not allowed, or it is not legal to get any contract with this kind of person. So same is the case in the banking as well. Law has debarred all persons of unsound mind from contracting, but this qualification does not apply to contracts entered into by a lunatic during the periods of his sanity. So that means if a person was of sound mind, वो ठीक था, होशो हवास में था, अगर वो अपने होशो हवास में तमाम किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स का वो रिस्पॉन्सिबल है, और बैंक भी उनको लीगल कंसिडर करेगा, कानून भी उसको लीगल कंसिडर करेगा. बट आफ्टर द पर्सन हु हैज़ गॉन लुनेटिक और अ पर्सन हु बिकम्स अनसाउंड माइंड, सो उसके बाद से उसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. आपने बहुत सारी मूवीज़ में शायद ये देखा हो
कि कोर्ट में केस हो रहा होता है और जिसमें बात ये की जा रही होती है दैट द पर्सन हु हैज़ डन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट ऑफ साउंड माइंड, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तब वो होश में नहीं था, सो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को void करार दे देती है. So similarly, whenever a contract is done, it should be done with full consent, that means offer and acceptance, and the person should be of sound mind. अगर ऐसा नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को void करार दे दिया जाएगा. And as soon as the bank gets to know about the lunacy of a customer, और जैसे ही बैंक को इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगेन द रिलायबल इन्फॉर्मेशन, या नोटिस मिलता है ऑफिशियली, या एक जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया, सो इमीडिएटली उसके जो विड्रॉल्स हैं, सेम बात जो हमने डिजीज्ड केस में पढ़ी थी, उसकी तमाम डेबिट ट्रांजैक्शंस विड्रॉल्स को रोक दिया जाएगा. और उसका अगर कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है जो उसने डिपॉजिट करवाया था जो बैंक के पास मौजूद है, उसके लिए कोर्ट एक मैनेजर अपॉइंट करेगा, एंड देन इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट मैनेजर, ये उसके डिस्पोजल पे होगा कि उस सारे पैसे को फिर कैसे मैनेज किया जाता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज व्हेनेवर द बैंक कम्स टू नो अबाउट lunacy of a customer, the debit transaction or the withdrawal transaction must immediately be stopped. And lastly, upon recovery, certificate of sanity is required from the court of law. So ऐसा भी है कि अगर एक पर्सन जब बैंक से किसी कॉन्ट्रैक्ट में या अकाउंट ओपन करवाया था, ही वॉज ऑफ साउंड माइंड, वो ठीक था, होशो हवास में था, सो दैट मीन्स उस वक्त के तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स लीगल थे, ठीक थे. By the time the bank comes to know about lunacy of that customer, so उस दरमियान में बैंक उसकी तमाम विड्रॉल्स या ऑपरेशंस या इंस्ट्रक्शंस को एक्ट अपॉन नहीं करेगा और उनको स्टॉप कर देगा. बट आफ्टर दैट इफ़ अ कस्टमर इज रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन, दैट मीन्स नाउ ही हैज़ बिकम ऑफ साउंड माइंड, वो अपने होशो हवास में अपनी जहनी काबिलियत में वापस आ गया, तो उसका प्रूफ बैंक सिर्फ वर्बली या नहीं ले सकता, कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से एक सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटी के वो इंसान इस काबिल है कि अपने होशो हवास में रह के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटी आएगा, तो उसके बाद उस अकाउंट में जितने भी ऑपरेशंस हैं, विड्रॉल्स हैं, वो कैरी ऑन किए जा सकेंगे. Then the third problem which can arise in the banking account is insolvency of a customer. So सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी है क्या. इंसॉल्वेंट होने का मतलब या इंसॉल्वेंसी का मतलब है दैट अ पर्सन इज अनएबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज फ्रॉम इट्स एसेट्स. सो दैट मीन्स ही हैज़ गॉन बैंकरप्ट, ही हैज़ डिफॉल्टेड, और he has become insolvent. So whenever a person has become insolvent, his property is vested into official assignee, and banker should refuse to honor all the checks. Again, the same criteria, the bank should have a reliable information, or the order from the court, or the order from a reputable organization जो information बैंक को मिल रही है जो ट्रस्टवर्दी है या ट्रस्टेबल है. सो अगर ऐसी इंफॉर्मेशन बैंक को मिलती है, दैट मीन्स द बैंकर immediately should stop all debit or withdrawal transactions in that account. अगर कोई चेक मौजूद है बैंक में क्लियर होने के लिए, तो उसको डिसऑनर कर दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न कर दिया जाएगा. एंड अ पर्सन जिसको हमने असाइनी का नाम दिया, असाइनी कोर्ट जो है वो एक ऑफिशियली असाइनी या एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इदारा, वो कुछ भी हो सकता है. असाइनी कैन बी अ पर्सन, असाइनी कैन बी एन इंस्टीट्यूशन. असाइनी कौन है? वो इंडिविजुअल या वो इदारा या इंस्टीट्यूशन जो कोर्ट ने असाइन किया है किसी भी बैंकरप्ट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स को देखने के लिए. यानी कि इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारियां यानी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं उसके फाइनेंशियल एसेट से. सो ऐसी सूरत में उसके तमाम एसेट्स, जहाँ जहाँ वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रखता है, वो तमाम एसेट्स बेचे जाते हैं, लिक्विडेट किए जाते हैं या कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं, और उन कैश से
जितनी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो सकती हैं उनको पे किया जाता है। तो सेम इज़ द केस के बैंक में भी कुछ पैसे पड़े होते हैं। सो वो बैंक के जितने पैसे हैं इंसॉल्वेंट बंदे के, अब वो इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल या कस्टमर को नहीं दिए जा सकते, बल्कि जो कोर्ट ने ऑफिशियली असाइनी मुकर्रर किया है वो उसके डिस्पोजल पे रह जाते हैं। द बैंक मस्ट हैंड ओवर ऑल एसेट्स टू असाइनी विच आर नॉट entitled to retain by banker, else the bank will be guilty for contempt of court. That means कि अगर कोई ऐसा एसेट था जो बैंक ने सिर्फ सेफ कस्टडी के लिए रखा था, मे बी लॉकर्स में थे या डिपॉजिट के अलावा, डिपॉजिट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, जो बैंक ने वापस करना है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो सिर्फ सेफ कस्टडी में थी, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया गया था और बैंक ने कुछ चीज़ें सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी, अब वो लोन रीपे हो गया, सो बैंक इज़ लायबल टू पे ऑल दोज सिक्योरिटीज़ और एसेट्स विच वर केप्ट एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, अब उनको वापस देना। सो ऐसी तमाम चीज़ें भी असनी को दे दी जाएंगी, और अगर बैंकर ऐसा नहीं करता, छुपाता है या अपने पास रखता है, सो दैट मीन्स वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। And in this situation the bank has right to set off against all assets that it has against any loan. So अगर ऐसा है कि किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन ने बैंक से लोन लिया हुआ था और वो बंदा या इंस्टीट्यूशन डिफ़ॉल्ट कर गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, सो ऐसी सिचुएशन में बैंक का राइट है या बैंक का इख्तियार है कि पहले वो अपने लोन के अगेंस्ट जो एसेट्स पड़े हैं उनको सेट ऑफ कर। सेट ऑफ के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स बिफोर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सेट ऑफ क्या है, कि अगर दो बैलेंस हैं, दो अकाउंट्स हैं, एक में डेबिट बैलेंस है, एक में क्रेडिट बैलेंस है, सो बैंक अपने लोन को उस क्रेडिट बैलेंस से एडजस्ट कर सकता है अगर वो अकाउंट सेम कस्टमर से बिलोंग करता है। सो सिमिलरली बैंक के पास ये राइट है कि एक इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर गया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो बैंक के पास जितने एसेट्स हैं पहले वो उन एसेट से अपना लोन यानी कि डेबिट बैलेंस रिकवर कर सकता है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अ पर्सन हु हैज़ गॉन इंसॉल्वेंट। अब हम बात करते हैं जी जॉइंट अकाउंट एंड मैंडेट की। जॉइंट अकाउंट में आपको बता चुका, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर एक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, ओपन करवाते हैं, और मैंडेट का मतलब ये है कि कौन उसको ऑपरेट करेगा या किसको इख्तियार दिया गया है इंस्ट्रक्शंस का। सो दीज आर अकाउंट्स ऑफ टू और मोर पर्सनस हु आर नीदर पार्टनर्स नॉर ट्रस्टीज। सो ये पार्टनरशिप अकाउंट नहीं है, बिजनेस अकाउंट नहीं है, बल्कि इंडिविजुअली कुछ लोगों ने मिल के दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर अकाउंट ओपन करवाया है। सो ऐसे केस में ये लाजमी है कि मैंडेट दिया जाए, बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, बताया जाए कि कौन अकाउंट को ऑपरेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग मिल के एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वो जॉइंट अकाउंट क्या 10 बंदों के साइन से ऑपरेट होगा, 4 बंदों के साइन से ऑपरेट होगा, 2 बंदों के अकाउंट से? दिस मैंडेट शुड बी गिवन टू सर्टन पर्सन एंड दैट मैंडेट शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म टू द बैंक। और अगर ऐसा कोई मैंडेट नहीं बताया गया बैंक को, तो फिर जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो 10 हैं चाहे वो 5 हैं, वो सब के सिग्नेचर्स कंपलसरी होंगे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ऐसा क्यों है? बिकॉज जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी डज नॉट अप्लाई हेयर। सो व्हाट इज़ जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी? कि एक बंदा सबकी जिम्मेदारियों का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसा कि पार्टनरशिप में होता है। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा दैट एवरी पार्टनर इज़ अ म्यूचुअल एजेंट ऑफ अनदर पर्सन। एक बंदे की लाइबिलिटी है तो सबकी लाइबिलिटी है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन जॉइंट अकाउंट की सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होता। लेट से ए बी सी डी 4 लोग मिलकर एक अकाउंट ऑपरेट करवाते हैं, सो ए की लाइबिलिटी ए की ही है, वो बी सी डी पे नहीं इम्प्लीमेंट की जा सकती। इसलिए अगर कोई मैंडेट या इंस्ट्रक्शंस बैंक को नहीं बताई गई, तो फिर चारों के जब तक साइन नहीं होते, बैंक कोई भी इंस्ट्रक्शन को एक्ट अपॉन नहीं करता। फिर हम बात करते हैं स्टॉप पेमेंट इन जॉइंट अकाउंट की। स्टॉप पेमेंट क्या है? लेट से कि एक चेक, मैंने किसी को एक चेक दे दिया और देन आई रियलाइज्ड कि ये पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी। मैं बैंक को इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि इस चेक नंबर के अगेंस्ट पेमेंट मत करें। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टॉप पेमेंट, दैट आई हैव इशूड अ चेक एंड देन आई इंस्ट्रक्ट टू माई बैंक कि इस चेक नंबर के अगेंस्ट
कोई भी पेमेंट बैंक नहीं करे। इन अदर वर्ड्स, वो चेक अगर बैंक के पास आता है तो बैंक उसको डिसऑनर कर देगा, रिटर्न कर देगा। So stop payment in joint account is what? Any joint account holder can stop payment of a check. So अगर 4 या 5 या 6 जितने भी इंडिविजुअल जॉइंट अकाउंट में हैं, उनमें से कोई एक भी अगर चाहे तो स्टॉप पेमेंट करवा सकता है। सो यहाँ पे लाजमी नहीं है कि तमाम 5 या 6 जितने भी अकाउंट होल्डर हैं वो सब इंस्ट्रक्ट करें बैंक को, बल्कि उनमें से कोई एक भी अगर स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट करता है तो उस चेक के अगेंस्ट प्रोसीड्स को रोक दिया जाएगा, उस चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसकी स्टॉप पेमेंट रिमूव करवानी है, यानी कि उस चेक को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना है कि अब अगर ये चेक आता है तो इसको प्रोसीड कर दिया जाए, इसके अगेंस्ट पैसे दे दिए जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट एक बंदा काफ़ी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में या तो मैंडेट काफ़ी है अगर जो बैंक को बताया गया है, और अगर मैंडेट नहीं दिया गया तो फिर सबके साइन होना ज़रूरी है। स्टॉप करवाने के लिए कोई एक पार्टनर या एक जॉइंट अकाउंट होल्डर या कोई एक कस्टमर भी काफ़ी है, लेकिन स्टॉप पेमेंट को रिमूव करने के लिए तमाम जॉइंट अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर ज़रूरी हैं, अनटिल एंड अनलेस कि कोई मैंडेट बताया गया है कि 2 या 3 या जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अगर इन 2 के साइन मौजूद हैं तो स्टॉप पेमेंट रोकी जा सकती है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। whenever the check is given to someone and then instructed to the बैंक कि इस चेक को स्टॉप कर दें, इसके अगेंस्ट पेमेंट ना करें, तो बैंक बाउंड है उसके ऊपर एक्ट अपॉन करने के लिए। बैंक वो स्टॉप पेमेंट मार्क कर देगा और उसके अगेंस्ट प्रोसीड्स नहीं दी जाएंगी। लेकिन अगर स्टॉप पेमेंट रुकवानी है, कैंसिल करवानी है, मतलब चेक को प्रोसीड करवाना है, तो तमाम अकाउंट होल्डर के साइन ज़रूरी हैं। सिर्फ कब ज़रूरी नहीं है, जब बैंक को इंस्ट्रक्शंस प्रायर पहले दी गई थी, मैंडेट दिया गया था कि सबके साइन की बजाय इन 2 के साइन भी आ गए तो काफ़ी है। सो ऐसी सिचुएशन में स्टॉप पेमेंट रिमूव कर दी जाएगी। एंड दिस मैंडेट बिकम्स वॉइड अपॉन डेथ, बैंकरप्सी और लुनेसी ऑफ एनी अकाउंट होल्डर। सो अभी जो हमने पिछले 3-4 चीज़ें पढ़ी, डेथ के ऊपर क्या होता है, बैंकरप्सी पे क्या होता है, लुनेसी पे क्या होता है, अगर किसी एक भी जॉइंट अकाउंट होल्डर की इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे सिचुएशन में मैंडेट जो है, जो इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी गई थी, वो वॉइड हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अब तमाम अकाउंट होल्डर्स को फिर से इकट्ठे साइन करने पड़ेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन बैंक को देने के लिए। Then we talk about survivorship. In case of joint account, bank obtain a survivorship mandate instructing about the operations of the account. So if a person dies, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, उस अकाउंट के पैसे कहाँ पे दिए जाएंगे, सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज सर्वाइवरशिप। सो ऐसी इंस्ट्रक्शंस बैंक के पास मौजूद होती हैं ताकि इन केस ऑफ डेथ बैंक उस सर्वाइवरशिप मैंडेट के ऊपर अमल कर सके। और जब किसी की डेथ हो जाती है, इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट द एसेट ऑफ द बैंक कि वो डिपॉजिट को अपने पास रख ले। सो वो उस डिपॉजिट को बैंक की लाइबिलिटी है कि जो इनहेरिटेंस में लीगल हेयर्स हैं, या जो यहाँ पे हम सर्वाइवरशिप की बात कर रहे हैं, जो सर्वाइवर बताया गया था अकाउंट होल्डर की तरफ से, बैंक इज़ लायबल टू पे दैट क्रेडिट बैलेंस to that survivor. Then joint account of husband and wife. While opening this account, instructions to operate the account are taken. Again, it's very important who will operate the account, the husband or the wife. So जो भी instructions, or the both jointly, so जो भी instructions बैंक को दी गई हैं, बैंक is bound to operate, बैंक is bound to follow all those instructions. अब सिचुएशन क्या है कि अगर तो हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन अकाउंट जॉइंट नहीं ओपन किया गया, बल्कि इंडिविजुअली हस्बैंड ने अपने नाम पे करवाया या वाइफ ने अपने नाम पे करवाया, सो ऐसी सिचुएशन में इट्स नॉट अ जॉइंट अकाउंट। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट को डिजीज्ड मार्क कर दिया जाएगा, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके। ऐसे अकाउंट में पैसा स्पाउस को नहीं दिया जाएगा।
लेट्स से मिस्टर ए ने अकाउंट ओपन करवाया, इंटेंशंस यही थी कि ये उसका अकाउंट जो है उसकी वाइफ, एक ही बात है या एक ही तरह है, लेकिन बैंक के पास वो इंडिविजुअल अकाउंट ओपन है। ऐसे केस में अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो उस अकाउंट को डिजीज्ड मार्क कर दिया जाएगा, उस अकाउंट को उसकी वाइफ ऑपरेट नहीं कर सकती और ना ही वो पैसा उसकी वाइफ को दिया जाएगा। सो वो वैसे ही होगा जैसे हमने डिजीज्ड अकाउंट पढ़ा था। सो उस अकाउंट को डिजीज्ड मार्क कर दिया जाएगा। 1 लाख से कम पैसा हुआ तो इंडेमनिटी के तौर पे दे दिया जाएगा इंडेमनिटी लेके, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट आएगा। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया गया ऑन बोथ द नेम्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, पहली सिचुएशन थी सिर्फ हस्बैंड के नाम पे करवाया गया था, ये सिचुएशन है कि एक जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर किसी एक की डेथ हो जाती है, देन द सेकेंड पर्सन हैज़ द राइट टू ऑपरेट दैट अकाउंट। सो इन द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए की वाइफ की डेथ हो जाती है, देन मिस्टर ए मे विड्रॉ दैट क्रेडिट बैलेंस और वाइस वर्सा, द वाइफ मे क्लेम दैट क्रेडिट बैलेंस इफ मिस्टर ए गेट्स डाइड। सो डिफरेंस क्या है, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वाइफ वो अकाउंट को डिजीज्ड कर दिया जाएगा और वाइफ भी ऑपरेट नहीं कर सकती है, क्रेडिट बैलेंस नहीं ले सकती। लेकिन अगर वो जॉइंट अकाउंट है हस्बैंड वाइफ का, ऐसी सूरत में हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो सेकंड पार्टनर मे ऑपरेट दैट अकाउंट एंड विड्रॉ ऑल द क्रेडिट बैलेंस। Then we talk about the bankruptcy of joint account holder. Bankruptcy क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। When a person or an individual or let's say an institution whatever becomes unable to pay its liabilities from its assets. So in this case, one or more customers bankruptcy, the operation of the account must be stopped immediately, and instructions should be sought by solvent partner एंड ऑफिशियल असाइनी। अगर कोई जॉइंट अकाउंट होल्डर है, आपने 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिल के अकाउंट ओपन करवाया था और कोई एक कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, सो ऐसी सूरत में बैंक को तमाम ऑपरेशंस रोक देने चाहिए और इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस लेनी चाहिए बाकी पार्टनर से जो कि सॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट बिल्कुल इंसॉल्वेंट के ऑपोजिट है। दैट मीन्स वो इस पोजीशन में है कि अपनी जिम्मेदारियां अपने एसेट से पूरी कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्वेंट पार्टनर्स या जो ऑफिशियल असाइनी जो कोर्ट अपॉइंट करती है, इनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज पार्टनरशिप में तो ये होता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और किसी एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो जिम्मेदारी होती है, बाकी तमाम पार्टनर्स की भी म्यूचुअल एजेंसी होती है। लेकिन जॉइंट अकाउंट में या बैंक के पर्सपेक्टिव में ऐसा नहीं है। अगर मिस्टर ए की लाइबिलिटी है तो मिस्टर ए ही की है, बी सी डी उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो ऐसी सिचुएशन में बैंक रिस्क नहीं लेता या बैंक रिस्क नहीं ले सकता। अगर कोई एक भी पार्टनर बैंक करप्ट या डिफ़ॉल्टर या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए तो बैंकर के ऊपर बाउंड है कि वो इंस्ट्रक्शंस ले सॉल्वेंट पार्टनर से और जो ऑफिशियल असाइनी कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया गया, दैट हाउ टू ऑपरेट दैट अकाउंट। एंड इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, withdrawals will be responsibility of the solvent customers and credit entry will reduce liability of insolvent customers. So यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की अगेन सेम डेफिनेशन है। क्रेडिट मीन्स कि कोई पैसा बैंक में जमा करवाया जा रहा है और डेबिट मीन्स विड्रॉ करवाया जा रहा है। सो अगर ऐसे केस में कोई भी पैसा विड्रॉ करवाया जाता है तो इंसॉल्वेंट तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट है, वो तो पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि उसकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं और एसेट्स कम है, सो उसका पैसा काफ़ी नहीं है उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए। अगर उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करवाया जाता है तो वो समझा जाएगा कि सॉल्वेंट पार्टनर्स के पास से विड्रॉ करवाया जा रहा है। जबकि अगर कोई पैसा जमा करवाया जाता है जिसको हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं या बैंक अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट करता है, वो क्रेडिट बैलेंस समझा जाएगा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के बिहाफ पे कि कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी जो जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे थी इंसॉल्वेंट पे, वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया गया है। क्लियर? तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर तो कोई डेबिट बैलेंस है
तो विड्रॉल जितने भी हो रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सॉल्वेंट पार्टनर्स की, और अगर कोई पैसे जमा करवाए जा रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या लाइबिलिटी थी उसको कम करने के लिए पैसे जमा करवाए गए। एंड लास्टली वील टॉक अबाउट द सेफ कस्टडी ऑफ आइटम इन जॉइंट नेम्स। यहाँ पे सेफ कस्टडी का वर्ड है, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं है। सेफ कस्टडी से मतलब वो चीज़ें थी जो जस्ट सेफ कीपिंग के लिए रखी गई थी, जैसा कि लॉकर्स हो सकते हैं, जैसा कि कोई सिक्योरिटी हो सकती है जो किसी लोन के अगेंस्ट ली गई थी और लोन रीपे हो गया, सो दैट मीन्स द बैंक इज लायबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू गिव दैट सिक्योरिटी बैक टू द वंस टू होम इट बिलोंग्स टू। So clear mandate should be given about securities for safe custody in joint accounts. इंस्ट्रक्शंस पहले से ही दी जानी चाहिए, मैंडेट पहले से ही दिया जाना चाहिए कि जॉइंट अकाउंट में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बैंक के पास सिर्फ सेफ कस्टडी की सूरत में थी, वो कैसे वापस की जाएगी। अगर किसी की डेथ हो जाती है जॉइंट अकाउंट में, तो वो जॉइंट अकाउंट की डेथ की, किसी एक इंडिविजुअल की डेथ की सूरत में उसकी जो सेफ कस्टडी की चीज़ें थी, जो बिलोंगिंग्स थी, जो एसेट थे, वो अब किसको दिए जाएं। वो बाकी जॉइंट होल्डर्स को तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो उनसे बिलोंग ही नहीं करते। सो वो सर्वाइवर को दिए जाएंगे। जो भी सिनेरियो होगा, दैट मैंडेट शुड बी गिवन प्रायर और वाइल ओपनिंग दैट अकाउंट। So as these cannot be handed over to survivors of any one account holder। अगर joint holder 3 हैं और हम कहते हैं कि जी वो किसी एक की डेथ हो गई है और उससे वो चीज़ें जो बिलोंग करती थी वो अब बाकी 2 को नहीं दी जा सकती, so ऐसे सिनेरियो में मैंडेट होगा तो बैंक कैन गिव दोज commodities or those assets or those properties back to the ones to whom it belongs to। So in case of no mandate, these will be delivered with the consent of official assignee or the manager for lunacy as the case may be। So दो situations हैं, या वो bankrupt हो जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है, या कोई एक lunatic हो जाता है। So ऐसी सिचुएशन में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तमाम चीज़ों को वापस देना जिनको वो बिलोंग करती हैं, लेकिन किसकी मर्ज़ी से? उन तमाम लोगों की मर्ज़ी से जो कोर्ट ने अपॉइंट किए। यानी कि ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट करता है, जब किसी की डेथ हो गई तो ऑफिशियल, या बैंकरप्ट हो गया तो ऑफिशियली कोर्ट असाइनी अपॉइंट कर देता है। और इसी तरह अगर कोई अनसाउंड माइंड हो जाता है तो कोर्ट कोई ना कोई मैनेजर अपॉइंट कर देता है। सो वो उनकी कॉन्सेंट से, वो जो भी सर्वाइवर को या जिसको भी देनी है, उनकी कॉन्सेंट से बैंक वो चीज़ें जो सेफ कस्टडी के लिए रखवाई गई थी बैंक के पास, उनको वापस हैंड ओवर कर देता है। नाउ वी कम टूवर्ड्स द कंक्लूजन। हमने आज देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स में, जो पर्सनल अकाउंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बैंकरप्सी हो सकती है, लुनेसी हो सकती है, डेथ हो सकती है, सर्वाइवरशिप अकाउंट्स हो सकते हैं, मैंडेट दिया हो सकता है, मैंडेट ना देने की सूरत में कैसे अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है, और लास्टली जो चीज़ें सेफ़ कस्टडी में रखवाई जाती हैं, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स में से कोई एक प्रॉब्लम हो गया तो वो सेफ़ कस्टडी की चीज़ें वापस कैसे दी जाएंगी, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू नोट इट डाउन सो दैट वी कैन डिस्कस इट ऑन Zoom सेशन, द लाइव सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। स्टे सेफ। जज़ाकल्लाह।